नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। भारत की एनर्जी पॉलिटिक्स को अगर आज समझना हो तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में ग्लोबल ऑयल मार्केट किस तरह से बदल चुका है। पहले इंडिया की ऑयल सप्लाई का सबसे बड़ा हिस्सा हमेशा से मिडिल ईस्ट से आता रहा है। सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत जैसे देश हमारी एनर्जी जरूरतों के स्टेबल सप्लायर्स रहे हैं। लेकिन रसिया यूक्रेन वार के बाद अचानक पूरी पिक्चर बदल गई। वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया पर कठोर सैंक्शंस लगाए, उनके एनर्जी एक्सपोर्ट पर दबाव बनाया और यही वो पल था जब रसिया ने अपनी स्ट्रेटजी बदली। उसने एशिया को, खासकर इंडिया और चाइना को प्राइमरी मार्केट बना लिया। इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपनी एनर्जी सप्लाई को न सिर्फ सिक्योर करे बल्कि चीपर रेट्स पर ऑयल भी खरीदे। और रसिया ने इंडिया को ऐसे डिस्काउंट पर ऑयल बेचा जिसे वेस्टर्न मार्केट लेने के लिए रेडी नहीं थे। यही रीजन है कि 2022 से लेकर अब तक इंडिया की ऑयल परचेज में रसिया की हिस्सेदारी शार्पली बढ़ी है। जो रसिया कभी इंडिया के लिए माइनर सप्लायर था वो आज टॉप सप्लायर की लाइन में खड़ा है। ये सिर्फ नंबर्स में नहीं दिखता बल्कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी की सोच में भी साफ दिखाई देता है, क्योंकि इंडिया अब सिर्फ एक सप्लायर पर डिपेंडेंट रहने के बजाय अपने ऑप्शन डाइवर्सिफाई कर रहा है। और ये डाइवर्सिफिकेशन किसी भी इंपोर्टिंग नेशन के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। वैसे आपको लगता होगा कि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन मैं ऐसे टॉपिक को हमेशा थोड़ा डीप और एक्सप्लोर करता हूँ ताकि सिर्फ हेडलाइंस ना रहे बल्कि पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। और यही रीज़न है कि मैंने इस चैनल पर ऐसे डिटेल एनालिसिस रखे हैं जहाँ आप जियो पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड को आसानी से समझ पाओ। खैर, अब हम मुद्दे पर आते हैं। देखिए, हाल ही में इंडियन ऑयल और बीपीसीएल जैसी कंपनियों ने सितंबर डिलीवरी के लिए रसियन ऑयल की परचेज फिर से शुरू की है। ये सिर्फ एक बिजनेस मूव नहीं है बल्कि एक सिग्नल है कि इंडिया रसिया पार्टनरशिप टेम्पररी रहने वाला नहीं है। रसिया अब यह एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया लगातार उसका कस्टमर बना रहे। और इतना ही नहीं, रसिया यह भी कोशिश कर रहा है कि चाइना और इंडिया के साथ मिलकर एनर्जी और ट्रेड पर ट्राइलेटरल डायलॉग एस्टेब्लिश किया जाए। इसका मतलब साफ है कि रसिया अपने फ्यूचर स्ट्रेटजी में इंडिया को सेंटर में देख रहा है। और इस प्रोसेस के बीच रसिया और इंडिया का रिलेशंस सिर्फ क्रूड ऑयल तक लिमिटेड नहीं रह गया है। एलएनजी, ट्रेड लिंक्स और दूसरे एनर्जी सेक्टर्स में भी कोऑपरेशन बढ़ रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और रसिया के डिप्टी पीएम की रिसेंट मीटिंग ने साफ सिग्नल दिया कि आने वाले समय में इंडिया और रसिया का कोऑपरेशन और गहरा होगा। ये पार्टनरशिप बायर सेलर की नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की है, जहां एनर्जी दोनों नेशंस के बीच एक स्ट्रांग ब्रिज का काम कर रही है। दूसरी तरफ यूएस पॉलिसीज इस पूरे सिनेरियो को और कॉम्प्लेक्स बना देती है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ्स को रसिया ने अनजस्टिफाइड और यूनिलैटरल बताते हुए ओपन क्रिटिसिज्म की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह रही कि रसिया ने इसी मौके पर इंडिया के राइट को सपोर्ट किया कि वो जहां चाहे, जिससे चाहे ऑयल परचेज कर सकता है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज है कि रसिया इंडिया को वेस्टर्न प्रेशर से बचाने के लिए उसके साथ खड़ा है। और इंडिया के लिए यह सपोर्ट बहुत क्रूशियल है, क्योंकि एनर्जी पॉलिसी में इंडिपेंडेंस ही किसी भी नेशन की सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन ग्लोबल ऑयल मार्केट सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं चलते, प्राइसेज भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। हाल ही में ऑयल प्राइसेज करीब 1% बढ़ी है। इसकी वजह स्ट्रांग ग्लोबल डिमांड और रसिया यूक्रेन वार के सलूशन को लेकर अनसर्टेनिटी। मार्केट एक्सपर्ट इसे ऑयल प्राइस स्माइल कहते हैं। जहां प्राइसेज ऊपर जाती हैं तो इन्वेस्टर्स को होप दिखती है, लेकिन अचानक गिरने पर वही मार्केट प्लेयर्स के लिए क्राइसिस बन जाती हैं। इंडिया जैसे बड़े इंपोर्टर के लिए ये सिचुएशन एक चैलेंज है, क्योंकि एक तरफ उसे चीप एनर्जी खरीदने का मौका मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ प्राइसेज के फ्लक्चुएशन से इकोनॉमिक प्लानिंग पर दबाव भी बढ़ता है। अगर हम इंडिया को एक बड़े फ्रेम में देखें तो ये बात एकदम साफ है कि उसकी एनर्जी स्ट्रेटजी अब नया रूप ले चुकी है। मिडिल ईस्ट आज भी इम्पॉर्टेंट है और उसकी सप्लाई स्टेबल बनी हुई है, लेकिन रसिया ने इंडिया के लिए एनर्जी मैप पूरी तरह से रीसेप कर दिया है। स्मॉलर सप्लायर्स पीछे छूट रहे हैं, क्योंकि इंडिया अब उन्हीं पार्टनर्स पर ट्रस्ट कर रहा है जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी दे सकते हैं। ये सिर्फ इकोनॉमिक से कहीं ज़्यादा पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक है। इंडिया अब सिर्फ एनर्जी बायर नहीं है
बल्कि अपनी फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल पावर बैलेंस का एक अहम प्लेयर बन चुका है। और कमिंग टाइम में असली चैलेंज यही होगा कि इंडिया इस बैलेंस को कैसे मेंटेन करे। यूएस, यूरोप, रसिया और मिडिल ईस्ट हर कोई चाहता है कि इंडिया उनकी तरफ झुके, लेकिन इंडिया को वही करना होगा जो उसके नेशनल इंटरेस्ट में है। आज की सिचुएशन ये बताती है कि इंडिया अब सिर्फ रिएक्टिव नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक रोल प्ले कर रहा है। रसिया के साथ बढ़ते रिलेशंस इस बात का प्रूफ हैं कि इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स को सिक्योर करते हुए ग्लोबल स्टेज पर भी अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। यही इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है, हर प्रेशर के बीच अपने हितों को टॉप प्रायोरिटी देना और ग्लोबल एनर्जी गेम में एक डिसाइसिव रोल निभाना। वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि प्रोजेक्ट सागर शक्ति का संबंध किससे है। ए पर तटीय सौर ऊर्जा परियोजना, बी गहरे समुद्र में खनन मिशन, सी अपतटीय पवन फार्म और डी समुद्री जैव विविधता संरक्षण। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।